नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस समय हम लोग का जो सेशन चल रहा है, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, यानी उत्तर प्रदेश के जीके का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वह 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल से सीमा साझा करने का काम करता है। जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे अधिक अगर सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वह मध्य प्रदेश 11 जिलों से सीमा साझा करने का काम करता है। और सबसे जो न्यूनतम सीमा साझा करने वाला अगर कोई राज्य है तो वह है हिमाचल प्रदेश। यानी इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग इसके आगे के सेशन को हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग को सीखना है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो चलिए हम चलते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ, सीखें कि राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के क्या हैं और इसके आगे के सेशन को हम लोग कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हम सीखते हैं उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक या जो राजकीय प्रतीक है वो क्या है। तो सीखें कि यूपी का राजकीय प्रतीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक, तो राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक हम लोग को सीखना है राजकीय प्रतीक के बारे में कि यूपी की राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। तो बता दें कि जो उत्तर प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह जो आप देखे होंगे कि एक सर्किल में 2 मछलियां और एक तीर धनुष, 2 मछलियां होती हैं और एक तीर धनुष होता है जो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के रूप में जिसे माना जाता है। तो जो मछलियां हैं वह किसका प्रतीक है और जो तीर धनुष है वह किसका प्रतीक है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर लिख लिख कर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो राजकीय प्रतीक, तो ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त में 2 मछली, एक वृत्त में 2 मछली, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, एक तीर धनुष, यह जो चिन्ह लिया गया था ये कब लिया गया था? तो 1938 में यह चिन्ह लिया गया था 1938 में। एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ था। ठीक है, मछली जो है ये लिखें कि मछली अवध के मुस्लिम शासक, अवध के मुस्लिम शासन और तीर धनुष अवध के मुस्लिम शासन और तीर धनुष श्री राम के हिंदू शासन का प्रतीक है। हिंदू शासन का प्रतीक है। देखिए, जो एक वृत्त है उस एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और एक तीर धनुष है। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। जो मछली है वो मुस्लिम शासन का, अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है और तीर धनुष श्री राम के हिंदू शासन का प्रतीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि जो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पशु हैं वो राजकीय पशु क्या हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंघा। कौन सा है? तो बारहसिंघा। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है, राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का
राजकीय जो पक्षी है वह है कौन? तो सारस, राजकीय पक्षी सारस, ठीक है। और इसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो अशोक का पेड़, अशोक का पेड़, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प, जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? तो पलाश या टेसु, पलाश या टेंसु, पलाश या टेंसु, जो राजकीय पुष्प है पलाश या टेंसु। राजकीय खेल की बात कर लें, राजकीय खेल, राजकीय खेल, राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय खेल हॉकी। तो उत्तर प्रदेश के कुछ चिन्ह हैं, राजकीय पशु बारहसिंहा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़, राजकीय पशु पलाश या टेंसु, राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी, राजकीय खेल हॉकी। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम लोग। देखिए जो राजकीय जलीय जीव की बात कर लें, राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, राजकीय जलीय जीव, जो राजकीय जलीय जीव है वो कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन कौन सी है? तो गंगा डॉल्फिन, ठीक है। राजकीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट आगे देखें हम लोग, ध्यान दीजिए कि राजकीय जो भाषा है, राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा, राजकीय भाषा, राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा, इसमें देखा जाए राजकीय भाषा में तो प्रथम हिंदी, राजकीय भाषा देखा जाए तो प्रथम हिंदी, प्रथम में हिंदी, प्रथम में हिंदी। जो राजकीय भाषा हिंदी है ये कब स्वीकृत हुआ था? तो हिंदी स्वीकृत हुआ था सन 1951 में। कब हुआ था? सन 1951 से, सन 1951 से। अगर द्वितीय भाषा देखा जाए राजकीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा, तो द्वितीय राजकीय भाषा क्या होगी? तो उर्दू होगी। कौन सी? तो उर्दू होगा, ठीक है। और जो उर्दू है यह कब स्वीकृत हुआ था? तो 1989 में, 1989 में, या 89 से कर लें या में, ठीक है। तो प्रथम राजकीय भाषा हिंदी 1951 से और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू 1989 से, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो जो प्रशासनिक ढांचा यूपी की है, जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की हम लोग की जो प्रशासनिक ढांचा है वो प्रशासनिक ढांचा कैसे है उसको हम समझने का प्रयास करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा देखा जाए तो कैसा है हम लोग का? तो प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई या संख्या नवीनतम कि यूपी में जो प्रशासनिक ढांचा है या उसकी जो संख्याएं हैं वो कितनी संख्याएं हैं समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम फर्स्ट बात कर लें तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इसमें हम सीखेंगे कि कितने मंडल हैं, कितने तहसील हैं, कितने नगर निगम हैं, कुल कितने जो ग्राम पंचायत हैं या कुल कितने नगर, उन सब के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं प्रशासनिक ढांचा में। तो जो यूपी है, हम बात करें कि यूपी में जो ओवरऑल जो मंडल हैं, कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल। कितने मंडल? 18। तो जो 18वां मंडल है वो 18वां मंडल कौन सा है उसको हम लिख समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 18 मंडल यूपी में कितने मंडल हैं? 18 मंडल। और जो 18वां मंडल है, 18वां मंडल की बात कर लें, 18वां मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़। और जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ इसको कब बनाया गया है? अलीगढ़ को कब बनाया गया? तो 18वां
मंडल 18वां मंडल 2008 में बना। 2008 में बना। कौन? अलीगढ़ 18वां मंडल के रूप में देखा जाए तो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कुल जो जिलों की संख्या है, कुल कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं लिखें कि जो जिले कितने हैं, तो 75 जिले हैं। 75 जिले हैं। अब 75वां जिला कौन सा होगा? तो 75वां जिला देखा जाए तो इसमें कई जिलों को सम्मिलित किया गया 75वां जिला के रूप में। कौन कौन? तो हापुड़ 75वां जिला हापुड़। इसके बाद शामली, ठीक है, शामली। इसके बाद संभल, ठीक है। इन सबको बनाया गया था कब? तो 2011 में। इन सबको बनाया गया था 2011 में बना। कब बना था? तो 2011 में बना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि इस समय तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन एक 76वां जिला बनने की तैयारी चल रही है। जो इससे पहले महाकुंभ लगा था 2025 में, तो आपने देखा कि हमारी जो राज्य सरकार है वह उस महाकुंभ के क्षेत्र को अस्थायी रूप से एक जिला घोषित की थी। महाकुंभ जिला, उसको अस्थायी रूप से, वह अस्थायी जिला नहीं था। लेकिन अब जो एक अस्थायी जिला बनने जा रहा है जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। क्या नाम होगा? कल्याण सिंह नगर। तो जो 76वां जिला बनेगा, उस 76वां जिला यहाँ नोट करके लिख दें, नोट करके यहाँ पर नोट में लिख दें कि अब 76वां जिला बनने जा रहा है। 76वां जिला, उस जिले का नाम क्या है? तो कल्याण सिंह नगर। क्या नाम है? कल्याण सिंह नगर, ठीक है, कल्याण सिंह नगर इस जिले का नाम होगा। यह अस्थायी जिला होगा, ठीक है, और चौथा होगा तो 76वां जिला के रूप में इसको बनाया जाएगा। यह अलीगढ़ और बुलंदशहर के जो कुछ तहसील हैं उसको काट करके इस जिले का गठन किया जाएगा। कल्याण सिंह नगर नाम रखने के पीछे इसका तात्पर्य यह है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री थे। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह थे, जिनकी जयंती या जिनकी कार्यों को ध्यान में रखने के लिए इस जिले का नामकरण किया जाएगा, जिस जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे देखते हैं कि जो 17वां जो नगर निगम है वो कितने नगर निगम हैं। तो ओवरऑल उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। 17 नगर निगम तो 17 नगर निगम 17वां कौन सा होगा? तो 17वां नगर निगम 17वां होगा शाहजहांपुर। कौन सा होगा? तो शाहजहांपुर जो 17वां नगर निगम होगा कौन सा? शाहजहांपुर। और ये जो शाहजहांपुर है ये कब बना था? तो 17वां नगर निगम शाहजहांपुर यह बना था 2018 में। 2018 में यह बना था। कौन? तो शाहजहांपुर 17वां नगर निगम के रूप में। ठीक, आगे देखा जाए कि जो हम लोग के यहाँ तहसील हैं, वो तहसील कितने हैं ओवरऑल? अगर हम बात करें तहसील की तो 351 तहसील हैं। 351 तहसील, ठीक है, 351 तहसील। लगभग में भी इतने ही हैं। 351 तहसील लगभग में, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। तो कितने हैं? 351 तहसील लगभग हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करें कि कुल जो हमारे यहाँ ब्लॉक हैं, कुल कितने ब्लॉक हैं? तो 826 ब्लॉक हैं। 826 ब्लॉक हैं। ये भी लगभग में 826 ब्लॉक लगभग 826 ब्लॉक में क्या है? तो ये लगभग है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें कि 2011 में जो पंचायत हुआ था, इस पंचायत में कुछ परिवर्तन हुए। अब क्या परिवर्तन हुए उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखें इसको कि 2011-21 में 2021
2021 में हुए पंचायत चुनाव 2021 में हुए पंचायत चुनाव 2021 में हुए पंचायत चुनाव के दौरान यूपी में जो कुल ग्राम थे कितने थे, तो 58,189 ग्राम, 58,189 ग्राम। 2021 में जो पंचायत का चुनाव हुआ उसमें अगर देखा जाए तो 58,189 क्या थे, ग्राम थे, यानी गांव देखा जाए तो गांव थे। लेकिन इसमें हुआ क्या कि पंचायत और 826 ब्लॉक 826 ब्लॉक विकास खंड थे, यानी 58,189 ग्राम और 826 इसमें विकास खंड शामिल थे। किसमें, अपने उत्तर प्रदेश में 2021 के अनुसार देखा जाए तो। लेकिन यहां से लेकिन देखा जाए तो नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सरकार ने यानी कौन सरकार, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 107 नई पंचायतें बनाई। कितनी, तो 107 नई पंचायतें हमारी जो राज्य सरकार है उसने बना दिया। आज जब बनाया तो उसमें क्या हुआ कि इस वजह से 494 ग्राम 494 ग्राम पंचायतों शहरी सीमा में मिला दिया गया। यानी 2021 में जो चुनाव हुए थे उसमें ग्राम पंचायत इतने थे, लेकिन 107 जो नई पंचायतें बनाई गई। तो जब नई पंचायतें बनेगी तो जो ग्राम है इसकी संख्या कम या ज्यादा होगी। तो अब प्रदेश में 57,695 ग्राम पंचायतें बची हैं। 57,695 ग्राम पंचायतें बची हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए प्रेजेंट टाइम में ध्यान से कि हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत कितने हैं, 57,695 ग्राम पंचायतों की संख्या भी हमारे यहाँ बची है। ठीक है, चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि राजनीतिक एवं विधायी व्यवस्था जो यूपी है, यूपी की जो राजनीतिक और जो विधायी व्यवस्थाएं हैं वो कैसे कैसे चलती हैं, उसके हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करें। ठीक, तो देखते हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि राजनीतिक एवं विधायी व्यवस्था, राजनीतिक एवं विधायी व्यवस्था, राजनीतिक एवं विधायी व्यवस्था। तो यूपी की राजनीतिक एवं विधायी व्यवस्था कैसी है उसको हम लोग सीखें। तो देखिए ध्यान से, शासन प्रणाली का लें या संसदीय प्रणाली। शासन प्रणाली
शासन प्रणाली या कह लें संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली या संसदीय प्रणाली। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल है, इन राज्यों में होता है विधानमंडल, 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 विधानमंडल। आज जो विधानमंडल है ये कैसे हैं, तो द्विसदनी है, द्विसदनी, द्विसदनी, द्विसदनी। हमारे यहाँ जो राज्य में विधानमंडल है कैसा है, तो द्विसदनी व्यवस्था है। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे या उसमें सीखे होंगे तो आप लोग को मालूम है कि देश को चलाने के लिए संसद की बहुत अहमियत है, संसद जरूरी है, क्योंकि संविधान के साथ साथ संसद से भी वहाँ से नियम कानून जो भी चीज़ें हैं वहाँ से बैठ करके जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं वो देश के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून या योजना बनाने के कार्य करते हैं, जिससे हमारे देश की जो अन्य कार्य व्यवस्थाएं हैं वो होती हैं, संचालित होती हैं। तो आप पढ़े होंगे कि जो संसद है, संसद देश को चलाने के लिए संसद, संसद में दो कमरे, संसद में दो कमरे होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा होता है और एक होता है आपका राज्यसभा। ठीक है, संसद में दो सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। जो लोकसभा है इसमें होती है 545 सीटें, इसमें देखा जाए तो 245 सीटें होती हैं, दोनों में होती हैं अलग अलग। और ओवरऑल कुल मिलाया जाए तो टोटल जो संख्या होती है, टोटल संख्या वो कितना होगी, तो 790। कितना होगा, तो 790। ये तो देश की बात है, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानमंडल। तो राज्यों को चलाने के लिए, जैसे देश को चलाने के लिए संसद की जरूरत है, वैसे ही राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल की जरूरत होती है, विधानमंडल। तो सेम ऐसे ही होता है राज्य में विधानमंडल, विधानमंडल, विधानमंडल राज्य में होता है विधानमंडल। और विधानमंडल में भी, इसमें भी दो सदन होते हैं, दो सदन होते हैं, एक होता है आपका विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो ये हो जाएगा विधानसभा, ये हो जाएगा विधानसभा, विधानसभा, ये है विधानसभा और ये है विधान परिषद, ये है विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, तो एक सदन ये और एक सदन ये, कितने सदन हो गए, दो। इनकी संख्याएं भी होती हैं, इनकी संख्याओं को हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम समझें कि ये दो सदन कौन कौन से। तो एक विधानसभा सदन है और एक विधान परिषद सदन है। ये दोनों किसके हिस्सा हैं, तो विधानमंडल के हैं। तो राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल और देश को चलाने के लिए संसद की जरूरत होती है। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो विधानमंडल है वह कैसा है, द्विसदनी। कौन कौन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक, चलिए अब सीखते हैं आगे हम लोग कि जो विधानसभा है, विधानसभा, जो विधानसभा है, विधानसभा, जो विधानसभा है, विधानसभा, विधानसभा में अगर जो कुल सीटें हैं उन्हें कुल सीटें देखें तो कितनी है, तो कुल सीटें हैं 403। कितने सीटें हैं, तो 403 सीट है, 403 सीट, 403 सीट। और इन 403 सीट जो लोग होते हैं निर्वाचित, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलेंगे MLA बोलेंगे। क्या बोलेंगे, MLA बोलेंगे, इनको बोलेंगे MLA। यानी जो विधानसभा है यहाँ पर, विधानसभा, इनकी संख्या होती है कितना, 403, इनकी संख्या होती है 403। और इनको बोलेंगे MLA बोलेंगे। क्या बोलेंगे, MLA। देखा जाए तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, कितने होते हैं सदस्य, 403 होते हैं। यहाँ लिखा भी है विधानसभा में 403 सीटें, उनको बोलेंगे MLA बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखें तो जो विधान परिषद है, विधान परिषद, जो विधान परिषद है, विधान परिषद, जो विधान परिषद है, अब विधान परिषद में जो संख्या है कितना है, तो 100 संख्या है, 100 संख्या है, तो 100 सीट लिख दें, 100 सीट, 100 सीट। इनको बोलते हैं क्या, इनको बोलेंगे MLC बोलेंगे, इनको बोलेंगे MLC बोलेंगे। क्या बोलेंगे, MLC, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो विधान परिषद है इसमें कितने सीटें, 100 सीटें हैं, इनको बोलते हैं क्या, MLC बोलेंगे, MLC, इनको बोलेंगे MLC और इनको बोलेंगे MLA बोलेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, कितने सदन, दो। कौन कौन, विधानसभा और विधान परिषद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सीखते हैं कि जो विधानसभा है, विधानसभा में कुछ जानकारियां और हम लोग सीखने का प्रयास हैं। तो विधानसभा, देखिए विधानसभा, 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 ठीक है, विधानसभा। तो जो विधानसभा है, विधानसभा में जो कुल सीट है, कुल सीट,
विधानसभा में कुल सीट, विधानसभा में कुल सीट कितनी है? तो 403 सीट है। कितनी सीटें हैं? तो 403 सीट हैं। 403 सीट, 403 सीट। और ये जो 403 सीट हैं कैसे हैं? तो निर्वाचित है, ये निर्वाचित सदस्य हैं, ये निर्वाचित है, ये निर्वाचित, ये निर्वाचित, ये निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित एमएलए। निर्वाचित मतलब कि इनको जनता अपना प्रत्यक्ष रूप से वोट दे करके इन्हें चुनने का काम करती है। किसको? तो जो विधानसभा के जो सदस्य हैं 403 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको जनता अपने माध्यम से इन्हें करती है निर्वाचित, मतलब चुनाव करने का काम करती है, चुनने का काम करती है। ठीक है। इसके बाद देखा जाए कि जो इसके सदस्य होते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कई वर्ष का होता है। तो इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल, कार्यकाल, इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल। लेकिन इनके गठन की बात करें कि जो विधानसभा है, इसका गठन कब हुआ था? विधानसभा का गठन है कि नहीं? तो देखिए इसका प्रथम गठन, प्रथम गठन, प्रथम गठन, प्रथम गठन, गठन की बात करें तो कब हुआ था? तो जुलाई 1937 में। कब हुआ था? तो जुलाई 1937 में इनका गठन हुआ था, जुलाई 1937 में। ठीक। इसके बाद हम बात करें कि जो सर्वाधिक विधानसभा, सर्वाधिक विधानसभा, सर्वाधिक, सर्वाधिक, सर्वाधिक विधानसभा, सर्वाधिक विधानसभा, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, विधानसभा सीटों वाला जिला, सीटों वाला जिला, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला अगर कोई है तो कौन सा है? तो प्रयागराज है। कौन सा? प्रयागराज। कितने संख्या है? तो 12, 12 प्रयागराज, प्रयागराज। कितनी सीट हैं? तो 12 सीटें हैं। किसमें? तो हमारे प्रयागराज, या कह सकते हैं इलाहाबाद में। कितने सीटें हैं? 12 सीटें। ठीक है। इसके बाद अब देखें कि जो न्यूनतम है, न्यूनतम, न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला, न्यूनतम सबसे कम कर सकते हैं कि सबसे, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, सबसे कम विधानसभा, सबसे कम विधानसभा, विधानसभा सीटों वाला जिला, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला, सीटों वाला जिला। सबसे कम अगर कोई है तो कौन सा है? तो सबसे कम है, इसमें कई जिले आ जाएंगे। इसमें जैसे फर्स्ट पर आ जाएगा आपका, फर्स्ट पे आ जाएगा कौन सा आपका? तो श्रावस्ती, फर्स्ट पर श्रावस्ती, फर्स्ट पर श्रावस्ती, फर्स्ट पर श्रावस्ती। सेकेंड की बात करें इसमें आ जाएगा महोबा, महोबा, सेकेंड पर महोबा। और थर्ड की बात करें, थर्ड पे तो चित्रकूट। कौन सा होगा? तो चित्रकूट, चित्रकूट थर्ड पे हो जाएगा चित्रकूट। ये जो 3 जिले हैं, इन 3 जिलों में अगर जो विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो इसमें कितने हैं? तो 2-2 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 2-2 सीटें। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसमें कितने सीटें हैं? तो 2-2 सीटें इसमें हैं। लिख रहे हैं कि 2-2 सीटें, 2-2 सीटें इसमें हैं, 2-2 सीटें। यानी श्रावस्ती में भी 2 सीट, महुआ में भी 2 सीट, और चित्रकूट है इसमें भी 2 सीट। इनमें सब कितने हैं? 2-2। और सबसे अधिक कितनी सीट है? तो प्रयागराज में। कितने हैं? तो 12 सीटें। कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं इसके आगे। ठीक है। विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है। विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है। विधान परिषद। ठीक। तो जो विधान परिषद है इसमें कुल सीट कितना है? कुल सीट की बात करें तो इसमें कुल सीट अभी पढ़े हैं, बताइए। कुल सीट, कुल सीट, कुल सीट कितने हैं? तो 100 सीट है। कुल कितने सीटें हैं? तो 100 सीट। जस्ट अभी आप पढ़े हैं। तो विधान जो परिषद है इसमें कुल सीट कितने हैं? तो 100 सीटें इसमें देखने को मिलती हैं। अगर इनके हम कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, कार्यकाल, इनके जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितने होते हैं? तो 6 वर्ष के होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 वर्ष के होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष। लेकिन जो इसमें सदस्य होते हैं, सदस्य वह अस्थायी होते हैं या अस्थायी होते हैं, या विधानसभा का क्या विघटन होता है कि नहीं होता है, समझने का प्रयास करते हैं। तो कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। ठीक है। यह एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है,
यह एक अस्थाई सदन है। कौन? तो ये विधान परिषद, यानी यह विघटित नहीं होगा। लेकिन जो विधानसभा है वो विघटित हो जाता है, स्थगित हो जाता है, और जो ये विधान परिषद है यह स्थगित नहीं होता है। ठीक, कितने कार्यकाल? तो 6 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग कि संसद में जो प्रतिनिधित्व है, संसद में जो प्रतिनिधित्व, संसद में प्रतिनिधित्व, ठीक है, संसद में प्रतिनिधित्व, संसद में प्रतिनिधित्व, संसद में प्रतिनिधित्व, ठीक है, संसद में प्रतिनिधित्व। जो लोकसभा सीटें हैं, जो लोकसभा सीटें, यानी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने लोग होते हैं और कितने लोग होते हैं राज्यसभा में, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वही संसद में प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि यूपी से जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो वही है कि लोकसभा में सीट, लोकसभा में सीट, लोकसभा में सीट, लोकसभा में सीट अगर यूपी से देखा जाए तो कितनी है? तो 80 सीटें हैं। कितने हैं? तो 80 सीट है। 80। देश में सर्वाधिक है, देश में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक, यानी कहने का मतलब ये कि सबसे अधिक अगर लोकसभा की सीट अगर किसी राज्य में है तो किस में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कितने? 80। तो 80 से जो सदस्य होते हैं वो जाकर बैठते हैं किसमें? संसद में, और जा करके जो भी अपने जो भी कार्य है उस कार्य को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। तो लोकसभा सीट से कितना? 80। देश में सबसे क्या है, यानी भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य में सबसे अधिक अगर लोकसभा की सीट है तो किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की है। ठीक, इसके बाद देखें कि राज्यसभा में सीट कितनी है? राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में, राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट इसमें कितना है? तो इसमें 31। देश में इसमें भी देश में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक, यानी कहने का मतलब है कि जैसे अभी आप पढ़े थे कि अभी कि जो संसद है, जो संसद और संसद में ये 2 घर थे, संसद में 2 घर थे, एक था आपका लोकसभा और एक था आपका राज्यसभा। तो जो ये लोकसभा है इसमें जो 545 जो सदस्य थे, 545, इसमें जो थे 245, तो जो 545 है इसमें 80 होंगे यूपी से। कितने होंगे? 80 होंगे यूपी से, इसमें लोकसभा में, और जो राज्यसभा है उसमें होंगे 31। कहाँ से? यूपी से। तो दोनों ये जो रूम है या कमरा कह सकते हैं या दोनों सदन कह सकते हैं, तो इन दोनों में यूपी से लोकसभा में 80 लोग आएंगे और राज्यसभा में आएंगे 31 लोग आएंगे। कितने लोग आएंगे? 31 और 80 आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चलिए अब सीखते हैं कि जो कार्यपालिका है, उत्तर प्रदेश की जो कार्यपालिका है वो कैसे कार्य करती है। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्य करने का काम करना। तो किस तरह से कार्य करेगी कार्यपालिका, आइए उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कार्यपालिका, 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 कार्यपालिका बोले तो जुडिशरी, कार्यपालिका जुडिशरी। ठीक है, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक, कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो कौन से होंगे? तो राज्यपाल साहब होते हैं। कौन से? तो राज्यपाल साहब, राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल कौन होते हैं? तो राज्यपाल। ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। लेकिन हम बात करें वास्तविक प्रमुख का, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक, 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 जो वास्तविक प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रमुख ये कौन से होंगे? तो वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री। कौन से होंगे? तो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। वास्तविक प्रमुख होते हैं मुख्यमंत्री, या कह सकते हैं सीएम। क्या बोलेंगे? सीएम। ठीक है, सीएम कह लें या मुख्यमंत्री कह लें। ठीक है, कोई दिक्कत? संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख कौन से होंगे? तो मुख्यमंत्री साहब होंगे। ठीक, इसके बाद देखें कि प्रथम राज्यपाल, जो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? तो सीखें कि प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, ठीक है, प्रथम राज्यपाल, प्रथम, प्रथम राज्यपाल, प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, नायडू,
श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी क्या थी, प्रथम ये राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, यह किसी भी भारतीय राज्य की या किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला, राज्यपाल थी। यानी कहने का मतलब ये कि जो भारत में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में सबसे पहले अगर कोई महिला किस राज्य की राज्यपाल थी तो वो कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी। किसकी थी, तो उत्तर प्रदेश की यह राज्यपाल थी। ठीक, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट आगे कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे, तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के प्रथम या मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, इसके बाद देखें कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थी, तो श्रीमती सुचिता कृपलानी कौन थी, श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। ठीक है, यह किसी भी भारतीय की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। पहला महिला मुख्यमंत्री थी। अगर महिला में मुख्यमंत्री में देखें तो कौन थी, सुचिता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि भारत के जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली अगर कोई महिला थी तो कौन थी, सुचिता कृपलानी। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश की। और महिला में राज्यपाल की बात करें तो कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो भारत की पूरे 28 राज्यों में सबसे प्रथम बार मुख्यमंत्री राज्यपाल बनने का काम की थी। ये अपने पद पे कार्यरत थी राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू जी। और महिला में मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। और यूपी के जो पुरुष में जो सीएम थे कौन थे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं इसके हम लोग आगे। ठीक है, अब सीखें बारे में न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। ठीक है, यूपी की जो न्यायपालिका है वो कैसी है, तो जो न्यायपालिका है जुडिशरी, इसकी बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है न्यायपालिका, यूपी की। ठीक है, तो जब हम बात करें उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय कि जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज ये कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। क्या, तो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद कर ले या फिर प्रयागराज कर ले। ठीक, इसके बाद देखें कि जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद कब हुआ, और इलाहाबाद से पहले जो ये उच्च न्यायालय था उत्तर प्रदेश का, ये कहाँ पर था, तो 1866 में बात करें, सन 1866 में जो ये इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है उस समय था कहाँ पर, तो आगरा में था। कहाँ पर, आगरा में। लेकिन यूपी में कब हुआ, तो यूपी में हुआ सन बात करें 1869 में। 1869 में कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद। और तब से लेकर के आज तक
जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो अपने यूपी में ही है। 1866 में आगरा में और 1869 में कहाँ पर है, तो इलाहाबाद कर लें या फिर प्रयागराज कर लें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर हम खंडपीठ की बात करें कि यूपी का जो खंडपीठ है वो कहाँ पर है, यूपी का खंडपीठ ये कहाँ पर है, तो लखनऊ। कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। यूपी का खंडपीठ है लखनऊ, ठीक है। इसमें देखा जाए, इसमें यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यह एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है एशिया का। केवल यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नहीं, केवल भारत का नहीं, बल्कि एशिया का अगर सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1869 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है इसमें कुल कितने जज हैं और जो मुख्य न्यायाधीश हैं उस मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कुल कितने इसमें जज की संख्या शामिल है, ठीक है। तो इसको हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा देखा जाए तो कुल जजों की संख्या कुल जजों की संख्या 160 निर्धारित है, 160 निर्धारित है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें अगर मैक्सिमम देखा जाए कि उसमें कुल कितने जज हैं, तो 160, जो ये मुख्य न्यायाधीश के अलावा इनकी संख्या दी गई है। कितना है, 160 इसमें जजों की संख्या निर्धारित है, ठीक। इसके बाद हम बात करें कि इसमें 24 जजों की नियुक्ति के बाद 24 जजों के नियुक्ति के बाद इलाहाबाद के हाई कोर्ट में अब 109 न्यायाधीश हैं, 109 न्यायाधीश हैं, ठीक है। जो 24 जज हैं, 24 जजों की नियुक्ति के बाद अब देखा जाए फिलहाल में वर्तमान में तो उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है उसमें 109 जजों की संख्या हो गई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल कितना ओवरऑल हो सकती है तो कितना, 160, और कितना तक हो गई है, 109। यानी अभी भी उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है उसमें जजों की संख्या और नियुक्त हो सकती है। और कब तक होगी, जब तक कि उनकी ओवरऑल संख्या पूरा ना हो जाए। 160 से अधिक नहीं हो सकती, उतनी संख्या निर्धारित की गई है। तो अब कितने हैं कुल ओवरऑल, 109 न्यायाधीश इसमें शामिल हैं और कार्यरत भी है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चले आगे इसके हम लोग, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो इलाहाबाद के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो फिलहाल में कौन हैं, तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि इलाहाबाद के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हैं। तो मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति अरुण बंसाली, न्यायमूर्ति अरुण बंसाली। यह हमारे जो इलाहाबाद हैं उस इलाहाबाद क्या हैं, तो यह मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, कौन, तो न्यायमूर्ति अरुण बंसाली। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं इसके आगे, ठीक है। अब देखते हैं हम विशेष क्षेत्र के बारे में। विशेष
विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर, 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 एनसीआर में शामिल जिले, एनसीआर में शामिल जिले, एनसीआर में शामिल एनसीआर में शामिल जिले, एनसीआर में शामिल जिले, एनसीआर में शामिल जिले। अगर जिलों की संख्या की बात करें तो कुल कितने जिले हैं? तो 8 जिले। कितने हैं? तो 8 जिले। दिल्ली एनसीआर में जो शामिल जिले हैं कितने हैं? तो 8 जिले हैं। अब वो 8 जिले कौन कौन से हैं? यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं दिल्ली एनसीआर। वो यूपी के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं? तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे हो जाएगा आपका मेरठ, फर्स्ट पर हो जाएगा मेरठ, फर्स्ट पर मेरठ। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड पर हो जाएगा आपका गाजियाबाद, सेकेंड पे गाजियाबाद, सेकेंड पे गाजियाबाद, सेकेंड पे गाजियाबाद, ठीक। और थर्ड पे बात करें तो थर्ड पर हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। और 4 नंबर पे बात करें, 4 नंबर पे हो जाएगा बुलंदशहर। कौन सा? तो बुलंदशहर, बुलंदशहर, 4 नंबर पे बुलंदशहर, ठीक। इसके बाद हम बात करें 5 नंबर पे, 5 पे कौन आएगा? तो हापुड़, 5 पर हो जाएगा हापुड़, 5 पर हापुड़ हो जाएगा। और 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर पे हो जाएगा बागपत, बागपत हो जाएगा 6 नंबर पे बागपत। और 7 नंबर हो जाएगा आपका शामली, 7 नंबर हो जाएगा शामली, 7 नंबर शामली। और 8 की बात करें तो 8 पे हो जाएगा मुजफ्फरनगर। कौन सा हो जाएगा? मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, 8 पर हो जाएगा मुजफ्फरनगर। तो जो ये 8 जिले हैं वह 8 जिले आते हैं दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन जिले? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। ये 8 जिले दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन होगा वह आपको ठीक लगा होगा। लेकिन जाते जाते आपसे हम एक क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। क्वेश्चन होगा हमारा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, एक प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न होगा आपके लिए प्रश्न होगा आपके लिए प्रश्न कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत क्षेत्र में, कितना प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है। यानी बताना है प्रतिशत कि जो ओवरऑल जो भारत है जिसका क्षेत्रफल 32 लाख से प्लस करके है, उसमें से यूपी का क्षेत्रफल कितना है, उसको आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन ठीक लगा होगा। जैसा लगा होगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार देने का काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पे पहली बार होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।